निखार डिटर्जेंट पाउडर, जैसा नाम वैसा काम। एसोसिएट स्पॉन्सर संस्कारम ग्रुप ऑफ स्कूल्स झज्जर। एजुकेशन पार्टनर संस्कारम वेटनरी कॉलेज पटौदा। झज्जर बेस्ट कॉलेज इन दिल्ली एनसीआर। ऑटोमोबाइल पार्टनर रन। आज इंडिया न्यूज हरियाणा रोहतक में मौजूद है। इंडिया न्यूज हरियाणा जनहित से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाता रहा है, चाहे सड़क की समस्या हो, कानून व्यवस्था की बात हो या फिर शिक्षा की बात हो। इंडिया न्यूज हरियाणा आज रोहतक में रोहतक वासियों के लिए उनके जनप्रतिनिधियों ने क्या काम किया है, यहाँ पर कानून व्यवस्था का क्या हाल है, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो इंडिया न्यूज हरियाणा में आज हम सबसे पहले बात करेंगे कानून व्यवस्था पर। किस तरीके की कानून व्यवस्था है, क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं कानून को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो इसमें खास पैनल जो हमारे साथ रहेगा उसमें यशपाल यादव डीसी रोहतक से हमारे साथ रहेंगे, साथ ही उदय सिंह मीणा जी एसपी रोहतक से हमारे साथ रहेंगे। आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर आए और इस सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। इस सेशन में देवेंद्र कौशिक हमारे साथ इस सेशन में रहेंगे जो इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। देवेंद्र जी, आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ मंच पर आइए और बात कीजिए रोहतक में क्या व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर कानून व्यवस्था का क्या हाल है और कितना यहाँ पर कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। ओवर टू यू देवेंद्र। बेहद शुक्रिया ममता। चूँकि आज इंडिया न्यूज़ हरियाणा का काफिला पहुंचा है रोहतक में और आज बात होगी रोहतक के उस विकास की जो सरकार नीतियां बनाती हैं और ज़मीन पर प्रशासन उसे किस तरह से लेकर आता है। हमारे साथ में चूँकि रोहतक के डीसी यशपाल यादव हैं और कानून व्यवस्था रोहतक की कैसी है, चूँकि रोहतक को कहा जाता है कि यहाँ कानून व्यवस्था बेहतर नहीं रही है पहले से ही, तो उसको लेकर हमारे साथ में चूँकि एसपी हैं, कप्तान हैं उदय सिंह मीणा जी, उनसे ही बात करेंगे। डी साहब, शुरुआत आपसे कर लेते हैं, किस तरह से चल रहा है रोहतक में डेवलपमेंट? सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा का रोहतक की इस धरा पर स्वागत करता हूं और आपका मैं धन्यवाद भी करता हूं कि रोहतक की जन समस्याओं को उठाने के लिए आपने एक कॉन्क्लेव यहां पर किया है, एक प्लेटफॉर्म लोगों को उपलब्ध करवाया है जहां ये प्रतिष्ठित व्यक्ति आकर उनसे आप सवाल भी पूछेंगे और वो जनता के सवालों के जवाब यहाँ से देंगे। रोहतक में होना मैं ये मानता हूँ कि एक बड़े गर्व की बात है। इतना पुराना ऐतिहासिक ज़िला है और इस ज़िले की पहचान शिक्षा के केंद्र के तौर पर राजनीतिक केंद्र यहाँ रहा है गतिविधियों का, और इसके अलावा खेल की भी अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा यहाँ पर प्रेजेंस अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खिलाड़ियों की रही है। तो ऐसा महत्वपूर्ण ज़िला है और बिल्कुल हरियाणा के दिल में है, बीच में है, और हरियाणा की पहचान भी अगर मैं कहूँ राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो रोहतक को लेकर ही है। और मैं ये महसूस करता हूँ कि पिछले लगभग 20 साल के बाद में दोबारा से मैं इस डिस्ट्रिक्ट में आया हूँ और काफ़ी बदलाव हैं और पॉजिटिव बदलाव हैं। लोग कहीं ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, ज़्यादा शिक्षित हैं, ज़्यादा नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी है, ज़्यादा खेलों में उनकी हिस्सेदारी है, तो बेहतरी की तरफ है और कहीं ज़्यादा शांति प्रिय जिला ये धीरे धीरे करके बन रहा है। तो मेरे ख्याल से चीज़ें बेहतर हुई हैं। चीज़ें बेहतर होने की आप बात कर रहे हैं एसपी साहब उदय सिंह मीणा जी, चूँकि कानून व्यवस्था को लेकर हम जिक्र कर रहे थे, लोगों के बीच में थे, तो बेहतर व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस कार्यक्रम में हमें आमंत्रित किया है। जहाँ तक कानून व्यवस्था का सवाल है, आप देखेंगे कि लगातार कानून व्यवस्था में सुधार होता आया है रोहतक में। यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं 2021 और 2022 में, तो सारे क्राइम रेट्स औसतन लगभग 15% में घटावट हुई है। और इसके अलावा कानून व्यवस्था में, लॉ एंड ऑर्डर में यहाँ पर लगातार अच्छी प्रोग्रेस रही है और मुझे आशा है जिस तरह से पुलिस कार्य कर रही है आगे भी अच्छी तरीके से यहाँ पर कार्य किया जाएगा। कप्तान साहब, पर लेकिन आंकड़ों की बाजीगरी तो कहीं ना कहीं होती है। आप जिस तरह से बता रहे हैं 15%, लेकिन सर्दियों के मौसम में चोरियां बहुत बढ़ गई हैं। देखिए, हम क्राइम को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जो हीनियस क्राइम्स होते हैं, जिसको हम जो सीरियस ऑफेंसेस बोलते हैं, मर्डर हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, स्नैचिंग हो गया, और जो रॉबरीज हो गई, वो औसतन लगभग 15% उसमें घटावट हुई है। लेकिन जैसे आपने बताया, थेफ्ट
और मोटर व्हीकल थेफ्ट बढ़े हुए हैं। ये एक समस्या है जिस पर हम लगातार कार्य कर रहे हैं। लगभग आप देखें तो तुलनात्मक अध्ययन करें तो 2021 की तुलना में लगभग 10% थेफ्ट में बढ़ोतरी हुई है और ये हमारे संज्ञान में है, इस पर हम कार्य कर रहे हैं। जी डीसी साहब, चूंकि दो हिस्सों में इसको देखा जा सकता है जिले को, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र से बात कर लेते हैं। चूंकि किसानी क्षेत्र है, पानी की जो जल भराव की समस्या है उससे मुक्ति नहीं मिल पा रही है किसानों को। रोहतक के अंदर क्योंकि धान की खेती इतने बड़े लेवल पर होती है और अगर ज़िले को आप देखेंगे तो यहाँ बहुत सारी कैनाल्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं और बहुत बड़ी बड़ी चैनल्स हैं जिनके माध्यम से पानी बाकी ज़िलों तक जाता है और इस वजह से यहाँ पर काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर सब सॉइल वाटर लेवल ऊपर आ गया है और ये लगभग 1.25 लाख एकड़ ज़मीन इस ज़िले की ऐसी है जिसके अंदर 3 मीटर से कम की गहराई पर ये पानी मिलता है। तो जैसे ही बारिशें होती हैं या ज़्यादा फ्लडिंग करके हम इरिगेट करते हैं तो उसके अंदर परमानेंट जल भराव हो जाता है। लेकिन सरकार के द्वारा 2-3 बड़े फैसले पिछले कुछ दिनों में लिए गए हैं और उसको लेकर एक बड़ा फैसला ये है कि जो हमारी पूरी वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान ज़िले की बनी है उसके माध्यम से अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट्स हम इस पर कर रहे हैं और लगभग 120 करोड़ की प्लान्स हमने इसी साल के दौरान फ्लड कंट्रोल बोर्ड के सामने रखी हैं जिनकी अप्रूवल आनी बाकी है। प्रिंसिपली डिसीजन हो गया है कि वो इतना पैसा हमें दे रहे हैं। इस पैसे की मदद से जिन जिन गाँवों के अंदर हमें इस बारिशों में प्रॉब्लम हमने फेस की उन सभी में हम परमानेंट सॉल्यूशन अगली बारिश से पहले उपलब्ध करवाएंगे। मुझे उम्मीद है कि अगले 2 से 3 साल के अंदर जो जल भराव की समस्या रोहतक ज़िले के अंदर है उसका हम परमानेंट सॉल्यूशन कर पाएंगे। लेकिन उसका सॉल्यूशन तो कर पाएंगे, लेकिन एक सांपला क्षेत्र में इस तरह के भी हालात हैं कि वहाँ पानी पहुँचता ही नहीं है। किसानों की शिकायत ये है कि नहरी पानी नहीं पहुँच रहा है। ये पिछले कुछ दिनों पहले मेरे संज्ञान में आया था और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास में आज के दिन पानी की कोई कमी नहीं है और उस क्षेत्र के अंदर भी हम इस बात के प्रयास कर रहे हैं कि जब ज़रूरत हो नेक्स्ट ईयर इनको फसलों की जब डिमांड होती है तो उस दौरान ये पानी पहुँचे, इस बात को इंश्योर करेंगे। मीना साहब, तकनीकी लगातार बदल रही है, लेकिन जब साइबर अपराध की बात आती है तो इसमें मामले लगातार जब बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर कंट्रोल करना एक बेहद चुनौतीपूर्ण बन जाता है आपके लिए भी। उसको लेकर किस तरह से देख रहे हैं, उसे कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? देखिए, साइबर क्राइम पूरे देश भर में बढ़ रहा है और इसके लिए रोहतक पुलिस, हरियाणा पुलिस कई पहलुओं पर कार्य कर रही है। आपने सुना होगा कि हर ज़िले में एक साइबर थाना स्टार्ट किया गया है जिसमें स्पेशलाइज्ड स्किल्ड वाले लोग जो अनुसंधान करता है वो होते हैं ताकि साइबर क्राइम को जल्दी निपटाया जाए। इसके अलावा हर थाने में एक साइबर डेस्क लगाई गई है तो जिसके साथ भी कोई साइबर क्राइम होता है तो वहाँ जाके अपनी अपनी कंप्लेन दे सकता है। इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसमें हेल्पलाइन एक जारी की है जो 1930 हम बोलते हैं। NCRP एक पोर्टल है, नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, उसके तहत भी कार्रवाई की जाती है। ये एक बहुत बड़ा गंभीर मामला है और इसमें पुलिस कार्यरत है, स्किल अपग्रेडेशन हो रहा है और हम जैसे आपको डेटा बताएं तो लगभग 1600 कंप्लेन हमारे पास 2022 में आई हैं जी। उसमें से लगभग 30 लाख अमाउंट हमने लोगों के रिकवर करके लोगों को वापस पहुंचाए हैं। बाकी जो अमाउंट है उस पर भी हम प्रयासरत हैं। हमें पूरी उम्मीद है जिस तरीके से हमारी पुलिस कार्य कर रही है, जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट कार्य कर रही है, इसमें हम लगातार अपनी स्किल्स अपग्रेड करेंगे और इस क्राइम पे हम कंट्रोल कर पाएंगे। डी साहब, शहरी क्षेत्र की बात कर लेते हैं। शहरी क्षेत्र में सड़कों की अगर बात करें, जाम की समस्या तो अमूमन बेशक कम हुई हो यहाँ, लेकिन सड़कों के निर्माण को लेकर आउटर रिंग रोड की अगर बात करें रोहतक की तो वो बेहद ख़राब स्थिति में है। उस पर भी कोई प्लानिंग है आपकी कि उसको दुरुस्त कराया जाए? आउटर रिंग रोड पर प्रॉब्लम है और उसको रिपेयर का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है, लेकिन बाकी जगह अगर आप जनरली देखेंगे इस शहर के अंदर और ज़िले के अंदर भी तो सड़कें कहीं बेहतर स्थिति में हैं, चाहे वो नगर निगम की हैं या मार्केटिंग बोर्ड की हैं या PWD B&R की हैं। लेकिन बाईपास रोड के ऊपर दिक्कत है और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं कि उसको रिपेयर जल्दी से जल्दी करवा दिया जाए। सर, एक सवाल दोनों से है, आपसे दोनों ही जवाब दीजिएगा। नशे को लेकर, चूँकि शैक्षणिक संस्थान यहाँ काफ़ी हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा दूर दूर से इधर उधर से भी आते हैं, लेकिन नशा एक केवल रोहतक की बात नहीं है, हालांकि कई जगह इस तरह से ये फैलता जा रहा है। इसको किस तरह, डी साहब आपसे शुरुआत करता हूँ, किस तरह कंट्रोल कर रहे हैं इस पर? आप किस तरह प्लानिंग बना रहे हैं जो कम किया जा सके इसको? पंजाब के बाद में हरियाणा के अंदर भी नशे की प्रवृत्ति काफ़ी तेज़ी से पिछले कुछ टाइम से बढ़ी है
और ये मानव स्वभाव है और सरकारों का भी काम शायद यही है कि जब भी किसी तरह की समस्या हमारे सामने आती है तो उसके समाधान भी हम लोगों को उपलब्ध करवाएं। इसी वजह से हरियाणा ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एक पूरा नया स्ट्रक्चर खड़ा किया है और एक एडीजीपी रैंक के ऑफिसर हैं, इस पूरी हिरार्की को वो हेड करते हैं और उन्होंने बहुत अच्छी एसओपी तैयार की है। और ज़िले के स्तर पर बात करें तो 4 लेवल के ऊपर टीम्स गठित की गई हैं। सबसे छोटे लेवल की टीम गांव के अंदर है जहां उनके लोकल लोगों को शामिल किया गया है और ज़िले के लेवल पर ज़िले स्तर की कमेटी बनाई गई है जो इन चारों लेवल को कंट्रोल करती है। और उसको लेकर सरकार की तरफ से ये आदेश हैं कि नशे के बारे में लोगों से बातें की जाए, उनको बताया जाए कि इससे हम बचें। इसके अलावा अगर कोई बच्चा परिवार में या समाज में किसी भी तरह से इस तरह के नशे में इन्वॉल्व पाया जाता है तो उसको छुपाएं ना, बाहर लेके आएं और सरकारी एजेंसीज के माध्यम से, प्राइवेट लोगों के माध्यम से रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में उसको लेकर जाएं और उसको समाज की मुख्य धारा में वापस जोड़ने का काम करें। तो सरकार काफ़ी गंभीरता से इसके ऊपर काम कर रही है और मैं आपके मंच से, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी रीच है हरियाणा के अंदर, मैं लोगों से भी ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखें, चाहे वो स्कूल के अंदर हैं, कॉलेज के अंदर है, और अगर उनके अंदर कोई भी असामान्य बात पाई जाती है उसके व्यवहार में तो उसको ज़रूर नज़दीक से देखें, उससे बात करें और अगर कोई नशे के आदी वो पाया जाता है तो उसके बारे में रिपोर्ट करें। इसके अलावा लोगों को इस बारे में भी ध्यान रखना चाहिए कि नशे का अगर कोई भी कारोबार करता है तो पुलिस ने अपने हेल्पलाइंस नंबर्स दे रखे हैं, एसएचओज हैं या गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी है, उनको भी बताएं ताकि उन लोगों के ऊपर भी शिकंजा कसा जा सके। बिल्कुल डीसी साहब, चूँकि जनता भी यहाँ है और जनता भी सवाल करेगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि इसी पर सवाल आपसे भी है मीना साहब, आप कैसे देख रहे हैं इसको कंट्रोल करने के लिए? देखिए, जैसे डीसी साहब ने बोला है कि स्टेट लेवल एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट किया गया है जिसके तहत पुलिस भी कार्य कर रही है। नशे के 2 पहलू होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड के लिए हम अवेयरनेस कैंपेन्स कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि नशा एक बुरी लत है, इसकी गर्त में जो चला जाता है उसको वापसी आना बहुत ही मुश्किल होता है। तो लोग आगे बढ़ के नशे की समस्या के बारे में डिस्कस करें। यदि किसी को नशे की लत गई है तो उसको डी एडिक्शन सेंटर ले जाएं ताकि वो नशे से बच पाए। जहाँ तक सप्लाई की बात है, पुलिस के लिए वो प्रायोरिटी नंबर 1 है आज की डेट में। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सप्लाई चेन टूटी, जहाँ जहाँ से नशा आता है, किसी भी स्टेट से नशा आ रहा है, गांजा आ रहा है, हम लगातार पकड़ रहे हैं। पिछले साल की तुलना में लगभग हमने 4 गुना ज़्यादा नशा इस बार पकड़ा है और हम प्रयासरत है कि नशा की पूरी चेन तोड़ें ताकि जो हमारा युवा पीढ़ी है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो नशे के शिकार से बच पाए, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं। बिल्कुल, देखिए जनता भी बीच में है। सवाल मैनेजिंग एडिटर हैं सुंदर सोलंकी से, उनके साथ में क्या सवाल है? एक बात साहब, निश्चित रूप से ये बड़ी चीज़ है, एक बड़ा भरोसा इंडिया न्यूज़ हरियाणा के मंच पे डीसी साहब और एसपी साहब ने दिया है कि जो संजीदा हैं इस समस्या को लेकर, नशे की समस्या को लेकर। लेकिन रोहतक की जनता हमारे साथ है। आप बताइए क्या सवाल है आपका और किन से है? मेरा डीसी साहब से अनुरोध है। मैं गांव बालोट से हूं जी। राम राम। मैंने कैप्टन डीसी साहब से पहले उनसे भी अनुरोध किया था कि जी मेरे 4 किला की मेन रास्ता है जी, उसके अंदर इतने गड्ढे जी, भैंस भी नहीं चल सकती, आदमी तो क्या चलेगा उसके अंदर। 4 साल हो गए जी, हमने उसको गली के प्रति बीडीओ के पास डालिए, हर इंसान के पास डालिए, ऑफिसर के पास डालिए। प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ये बात कही है कि मैं ये गली बना दूँ, लेकिन आज तक वो गली नहीं बनी जी। 4 किले गली है। जवाब ले लेते हैं, बैठिए जवाब लेते हैं। जी साहब, भालोट एक महत्वपूर्ण गांव है हमारा और ये पंचायतें क्योंकि पिछले 2-2.5 साल से हरियाणा के अंदर नहीं बनी थी तो उस दौरान थोड़ी समस्याएं रही। अब आपके सरपंच, आपके पंच इस गांव में आ गए हैं। आपके हमारे जो माननीय मंत्री हैं पंचायत विभाग के, वो यहाँ पर आए थे और पंच सरपंचों का सम्मेलन भी उन्होंने किया था और उनकी तरफ से निर्देश था कि गांव के अंदर जितने भी काम होने हैं उनके एस्टिमेट्स बनाकर आप चंडीगढ़ भेज दें ताकि हम आपको पैसा जारी कर दें और आप उन पर काम करवा दें। तो काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर इस तरह के काम जो पेंडिंग थे उनके एस्टिमेट्स बनाकर हम चंडीगढ़ भेज रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस साल के अंदर जो काम पेंडिंग थे और पिछले 2 साल से जो काम हम नहीं करवा पाए थे वो सारे काम इस साल के अंदर पूरे होंगे। तो सर ये माने कि इनकी सड़क इस साल बन जाएगी? निश्चित तौर पर इनकी गली की बात है, गली पंचायत का जोरदार तालियां हो जाएं। ये बड़ा भरोसा डीसी साहब दे रहे हैं, नहीं बने तो हमें फिर पकड़ लेना। बल्कि मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, भालोट की जो बड़ी समस्या है, इससे भी बड़ी जो इन्होंने उठाई नहीं, इनके गांव की जो मुख्य सड़क है उसके ऊपर पानी भरता है और उसका हमने एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाकर इस पानी को ट्रीट करके वापस हम इनकी जो वहाँ पर एक चैनल है उसके अंदर डाल रहे हैं और इस सालों से जो इनकी बड़ी समस्या थी, इस साल के अंदर हम उसका भी समाधान करने जा रहे हैं। एक और सवाल ले लेते हैं जी।
नमस्कार सर। सर, सरकार प्लान बना रही है, जो शहर में तो है कूड़ा कचरा वगैरह उठाने के लिए गाड़ियां हैं, लेकिन गांव से इतना भेदभाव क्यों है सर? क्योंकि गांव में भी कूड़ा निकलता है रोजाना घरों से, और थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा मात्रा में कूड़ा है वो गंदगी फैला रहा है, कहीं सड़कों पे, कहीं ऐसी सार्वजनिक जगह पे उसको डाल रहे हैं, और एक बहुत बड़ी मात्रा में जो है सर कूड़ा जो है गाँव को गंदा कर रहा है। इसके साथ साथ सर उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इसके साथ साथ जो शौचालय स्वच्छ भारत के खुले में शौच मुक्त भारत तो बन गया है, और बड़ी खुशी की बात है कि गांव भी उसमें इन्वॉल्व कर लिए गए, लेकिन जो लैटरिन है, जो सर शौचालय जो हैं, उनके अंदर से जो गंदगी निकलती है उसको डालने के लिए कोई निर्धारित जगह नहीं है, कोई व्यवस्थित जगह नहीं कहाँ डालना है, कितने रजिस्टर्ड सेप्टिक टैंक कोई रजिस्टर्ड नहीं है, वो कहीं से भी उसको कहीं भी डाल रहे हैं, और गांव में बहुत ज़्यादा गंदगी कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल जो वाटर भी उससे प्रभावित हो रहा है। डीसी साहब, आप तो चूंकि सफाई अभियान फरीदाबाद में भी इसी तरह से कि 31 दिसंबर याद है ना, आपको याद होगा वो 31 दिसंबर अभी भी एक बड़ी ड्राइव चलाई थी, लेकिन समस्या यहाँ भी इसी तरह की है। मैं इस बात के लिए इनका नौजवान का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने एक ऐसा विषय उठाया है जो बहुत प्रासंगिक है आज के दिन, और जिसके बहुत लंबे इफ़ेक्ट होते हैं। अगर गंदगी को ठीक ढंग से हम निजात पा सकते हैं और कूड़ा करकट जो हम जनरेट करते हैं उसको ठीक ढंग से अगर हम डिस्पोजल करते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का निराकरण कर देती है। मैं इनको ये भी बताना चाहूँगा कि और इसको करने के दो पहलू हैं, एक हम सरकार की तरफ से उनको रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरा आप समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। कूड़ा प्रबंधन दोनों की बराबर की जिम्मेदारी है, जो जनरेट करता है उसकी भी जिम्मेदारी है, और हमें आपको एक योजना बनाकर एक एजेंसी आपको प्रोवाइड करवानी चाहिए जो इस काम को कर सके। शहरों के अंदर निश्चित तौर पर बेहतर काम हुआ है, लेकिन गांवों पर इस काम को करने की ज़रूरत है, और आप इस साल के अंदर ये पाएंगे कि हम सभी गांवों के अंदर आपको एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो इसके लिए चाहिए वो उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन इसके अंदर हम सहभागिता समाज की भी चाहेंगे, और गाँव का प्रत्येक व्यक्ति जो वेस्ट जनरेट करता है वो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करे। मैं भी एक गाँव से आता हूँ, और हम ये आज भी ये प्रथा है वहाँ पर कि अपने घर के सामने जो रास्ता है या सार्वजनिक जगह है वो घर वाले ही खुद साफ करते हैं, घर के बाहर निकल कर घर की महिलाएं या पुरुष जो भी सफाई का काम करता है। तो वो चीज़ें गांव में आज भी कहीं बेहतर ढंग से की जा रही हैं, और उसमें सफलता हम तेज़ी से उपलब्ध कर सकते हैं, ऐसी मेरी उम्मीद है, और इस साल के अंदर इसके ऊपर हम बड़े लेवल पर काम करेंगे। दे रहे हैं डीसी साहब। एसपी साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। आ रहे रुक जाइए, सारे सवाल, हाँ रुकिए बैठिए। एसपी साहब, आपसे सवाल ये है कि दरअसल ये जो व्यवस्था है, एक तो ट्रैफिक वाली जो व्यवस्था है उसकी जिम्मेवारी भी है, और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ हमने देखा जब अपने इस रोहतक कॉन्क्लेव के ज़रिए हम लोगों से बातचीत कर रहे थे तो हेलमेट का ऐसे लगता है जैसे कल्चर ही नहीं है। ऐसे लगता है कि जो ट्रैफिक नियम हैं उनके प्रति जनता जागरूक ही नहीं है। उस दिशा में कुछ कदम आपकी तरफ से उठाए जा रहे हैं? देखिए, रोहतक में ट्रैफिक व्यवस्था में कुछ आधारभूत समस्याएं हैं। यहाँ पर जिस तरह से शहर डेवलप हो रहा है, जिस तरह से व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से पार्किंग व्यवस्थाएं नहीं हैं। तो हम सिविल प्रशासन से और एमसी के साथ मिलकर हम पार्किंग व्यवस्थाएं बना रहे हैं। इसके अलावा इन्फोर्समेंट पे भी हम ड्राइव कर रहे हैं। हम जो भी यहाँ पर रॉन्ग पार्किंग वगैरह होते हैं उसका हम एक्स्ट्रा इन्फोर्समेंट कर रहे हैं। हम लोगों को इन्फोर्समेंट के साथ साथ कैंपेन रन करके सिखा रहे हैं कि आपकी पार्किंग व्यवस्था है, कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पर आपको पार्किंग करना चाहिए। जहाँ तक आपने हेलमेट की बात की है, ये एक समस्या है, ग्रामीण एरिया में बहुत बड़ी समस्या है। इसके में भी हम अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं और इसको भी इन्फोर्समेंट किया जाएगा। चलिए, ये बड़ा भरोसा दे रहे हैं। एक और सवाल ले लेते हैं। देवेंद्र सर नमस्कार। सर मैं दीपक धनखड़, छात्र युवा संघर्ष समिति से हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष। सर मेरा आपसे भी और आपसे भी एक छोटा छोटा सवाल है। सबसे पहले तो कानून प्रशासन ने, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में काफ़ी दंगे और लड़ाई झगड़ा होती थी। पुलिस प्रशासन ने काफ़ी हद तक उस पर कंट्रोल किया है, जो एक अप्रिशिएट वर्क आपने किया है। दूसरा सर, कॉलेज समय पे मेनली गर्ल्स जो कॉलेज हैं, जैसे किशोरी कॉलेज हुआ, आईसी कॉलेज हुआ, वेस्ट गर्ल्स कॉलेज हुआ, जब कॉलेज समय में लड़कियां कॉलेज में आती हैं और छुट्टी के बाद वापस जाती हैं, उस समय पे काफ़ी गाड़ियां, इस संदर्भ में हमने अभी किशोरी कॉलेज में एक घटनाक्रम हुआ था, तो उसी को लेकर हम महिला थाने में डीएसपी मैडम से मिले थे और उनसे अनुरोध किया था कि कम से कम, उन्होंने कहा था कि हमारे पास इतनी दुर्गा शक्ति उपलब्ध नहीं है कि हम पूरा दिन वहाँ पर तैनात रह सकें। तो हमने अनुरोध किया था कि 2 टाइम तो आप निश्चित करें, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा जब छुट्टी होती है उस समय, कि लड़कियां जब निकलती हैं रोड पे तो कॉलेज के वहाँ से सीटियाँ या बाइक लेकर या
ज़ोर से हॉर्न बजाते हैं या गाड़ियों पे काली चिपकी लगा के कमेंट करते हैं, तो लड़कियों की काफ़ी शिकायत आती है, उनकी समस्या आती हैं, इसमें वो अभी भी परेशान है। तो मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि कब तक इसका लड़कियों का समाधान होगा। देखिए, दूसरा सवाल बिल्कुल मेरा जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते ये हैं। समस्या आपने बिल्कुल सही समस्या का जिक्र किया है। यहाँ पर हमारे पास दुर्गा शक्ति की लिमिटेड व्हीकल्स होते हैं, लेकिन जैसे आपने बोला कि स्कूल कॉलेज काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हमने जो हमारी ERVs होती हैं, डायल 112 की गाड़ियाँ हैं, उनके रूट्स भी ऐसे बनाए हैं कि स्कूल के खुलने के टाइम पे और बंद होने के टाइम पे ERVs आसपास रहें। इसके अलावा हमारे 2 व्हीलर्स राइडर्स होते हैं, उनके रूट्स भी हमने चेंज किए हैं। हमारा पूरा ये प्रयास रहता है कि स्कूल कॉलेज के खुलने और बंद होने के टाइम पे आसपास वहाँ पर पुलिस रहे, ताकि कोई भी इस तरह की हरकत ना करे। लेकिन सर, हरकत हो रही है, इसलिए ये सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं चूक हो रही है। जो आपका स्टाफ है या जो आपके विभाग के लोग हैं, वहाँ जो अवेलेबिलिटी उनकी होनी चाहिए, जो मौजूदगी होनी चाहिए, वो वहाँ नहीं है। तो एक बार इस पे और आप गौर करें। एक और सवाल ले लेते हैं, देवेंद्र जी बताइए। सर, शहर के अंदर जो है इंक्रोचमेंट का बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप देखें यहीं से ही आपके नज़रों के सामने अम्बेडकर चौक से चलेंगे तो फ्लाईओवर चढ़ने से पहले अगर साइड वाली रोड पे चलते हैं तो पूरा जो है व्हीकल, 2 व्हीलर्स, शॉप, ये अपना मिस्त्रियों की दुकानें, इस तरह से है कि निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, छोटराम चौक से आगे निकलेंगे तो पूरा पालिका बाज़ार और किला रोड की तो ये हालत है कि वहाँ पे पैदल चलना भी बहुत मुश्किल होता है। डीसी साहब, ये आप दोनों से ही है सवाल, आप एक बार, ये बड़ी समस्या है शहर की। ये बिल्कुल सच है। मैं इस बात से सहमति देता हूं कि एनक्रोचमेंट की प्रॉब्लम्स हैं और प्रत्येक व्यक्ति उससे प्रभावित होता है। पिछले लगभग 20 दिन में हमने 2 बार बैठकें की हैं और सीनियर मोस्ट लेवल पर, जिसमें एसपी साहब, हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर और ज़िले के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको लेकर। इसके अलावा हमारी एक एजेंसी है जो हमें इस काम में मदद कर रही है, WRI। उन्होंने किला रोड को हमने सबसे पहले पिक किया है और इस मंथ एंड पर हम 18 तारीख को इन लोगों से उनको बुलाकर मिल रहे हैं, उन्हीं से हम समाधान पूछ रहे हैं, अपनी तरफ से उनको चीज़ें बता रहे हैं कि ये आपको करना चाहिए और इसको हम कैसे करेंगे, ये उन्हीं के साथ में उनकी सहमति लेकर हम शुरू करना चाहते हैं। और उसके बाद में हमने 5 किलोमीटर का स्ट्रेच दूसरे फेज़ के अंदर आइडेंटिफाई किया है, जिसको हम अतिक्रमण मुक्त करेंगे और आप इसी महीने से इस कार्यक्रम को मूर्त रूप में धरातल पर उतरते हुए देखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस काम को करने में 90% लोग हमेशा सहमति देते हैं। कुछ लोग सिर्फ ऐसे होते हैं जो अपनी दुकान से बाहर निकलकर या गलत ढंग से गाड़ियां खड़ी करते हैं, उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हम करेंगे और जो लोग अच्छा कानून के हिसाब से काम करते हैं उनको साथ लेकर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको भरोसा देता हूं लोगों को इसमें साथ आना चाहिए और हम इस काम को करने में काफ़ी गंभीर हैं। चलिए, बिल्कुल डीसी साहब, लेकिन जिस तरह लोगों का साथ लेकर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन सवाल एक ये है, हालांकि वैसे हर जिले में समस्या एक आई, परिवार पहचान पत्र के करेक्शन को लेकर, चूंकि लोगों की शिकायत ये है, गरीब लोगों की खास तौर से, कि BPL के जो कार्ड थे वो कट गए। अब उनकी चिंता ये है कि उन्हें अब राशन नहीं मिलेगा, और राशन नहीं मिलेगा इसीलिए लंबी लंबी लाइनें करेक्शन सेंटर पर लगी हुई हैं। उसका कोई समाधान आपने ढूंढा है अभी तक? परिवार पहचान पत्र, अगर मैं ये कहूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सबसे बड़ी योजना है और उनके दिल के बहुत करीब है, और इस प्रोग्राम को जब से शुरू किया है तब से लेकर आज तक मैंने इसको काफ़ी नज़दीक से देखा है। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि 1 साल के बाद में जब हम वापस मुड़कर देखेंगे तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बार बार धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने एक ऐसा रास्ता निकाला जिसमें जो गरीब लोग होंगे उनको सीधी सहायता पहुंचेगी और जो लोग पैसे वाले हैं जिनको मदद की ज़रूरत नहीं है उसमें से इनके नाम कट जाएंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आज के दिन इसके अंदर कुछ समस्याएं हैं। जब इतने बड़े लेवल के ऊपर 50-60 लाख परिवार के लोगों का डाटा जब हम तैयार करते हैं तो कुछ शुरू के अंदर लोगों के पार्ट पे भी गलती रही कि उन्होंने इसकी गंभीरता को नहीं समझा और गलत इनकम उन्होंने बता दी। एक व्यक्ति की इनकम खुद 20 लाख रुपए अगर वो लिखवा रहा है और उसकी वजह से इसको बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं तो थोड़ा दोष उनका भी है। लेकिन इसके अंदर जितनी भी गलतियां हैं, सरकार की तरफ से भी बार बार निर्देश हैं कि कैंप्स लगाकर लोगों को इनवाइट करके इन गलतियों को ठीक किया जाए और अगले 6 से 8 महीने के दौरान जब ये परफेक्ट डाटा हो जाएगा तो सरकार का जो डाटा कलेक्शन का काम था अलग अलग योजनाओं को अमली जामा फैलाने के लिए, वो काम खत्म हो जाएगा और बेहतर ढंग से सामाजिक
आर्थिक जो मदद होगी लोगों को, वो सरकार बेहतर ढंग से दे तो पाएगी। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो लंबी लाइनें हैं अभी 8 से 7 महीने और इसी तरह से लगी रहेंगी, या ये लाइन कम होंगी? अभी ये लाइनों का जो लगना है ये धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि जो लोग भी आ रहे हैं उनकी ग्रीवेंस रिड्रेस हम कर पा रहे हैं, और जैसे जैसे लोगों की गलतियां ठीक होती चली जाएंगी, लोग कम होते चले जाएंगे। इसमें कुछ लेवल पर सरकार के द्वारा, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल है, तो उनको कंप्लेंट रजिस्टर करने का राइट भी दे दिया है कि वो अपने घर बैठे ही इस पे अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। तो चीजें बेहतर हो रही हैं, और 6-8 महीने के बाद में इसके बारे में आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी, ऐसा मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। सवाल मीना साहब से है। मीना साहब, चूंकि अपराध को रोकना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन अपराध ना हो उसके लिए लोगों को जागरूक करना भी जिम्मेदारी आपकी है, प्रशासन की है, शासन की है। उसके लिए भी कोई कदम उठा रहे हैं आपके, लोगों को जागरूक भी करें? देखिए, अपराध के 2 पहलू होते हैं, प्रिवेंटिव एक्शन लेना और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करना। प्रिवेंटिव एक्शन में हम काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि रोहतक में कैमरेज की संख्या बढ़ाई जा रही है। आज की डेट में रोहतक में लगभग 17,000 कैमरेज हैं जो प्राइवेट एंड पब्लिक जगह पे लगे हुए हैं। हमारा प्रयास है उनका सारा फीड कंट्रोल रूम तक आए। इसके अलावा जो भी हमारे इन्फोर्समेंट की जो भी एक्टिविटीज़ करनी है, चाहे जैसे उन्होंने बोला कि रोड में अतिक्रमण हो रहा है, और इसके अलावा गाँव में जो एरियाज़ में जहाँ पर छोटी छोटी बात पर लड़ाई होती है, तो हम गाँव में जा के चौपालों अटेंड कर रहे हैं। हर महीने हमारे GOs जाते हैं। हम इंश्योर करते हैं कि कोई भी पारस्परिक विवाद वाली समस्या बड़ी ना बने, कोई भी राइवलरी बड़ी ना हो बने, और वो अपराध का एक रूप ना ले पाए। तो हम प्रिवेंटिव एक्शंस ले रहे हैं और लगातार लेते रहेंगे। बिल्कुल। सवाल और ले लेते हैं सर जनता के। नमस्कार सर, मेरा नाम जसवंत है। मैं ये शिकायत ये है मेरी कि जब भी तहसील में हम जाते हैं रजिस्ट्री कराने के लिए, तो हर बार ऐसा क्यों होता है कि बहुत बड़ा अमाउंट उनको देना पड़ता है। इंतकाल एक रजिस्ट्री का है नहीं, और बेचने वाले ने वो बेच दिया। अब उसको कराने के लिए या तो इंतकाल हो या फिर कुछ पैसे दिए जाए। ये एक बहुत बड़ी समस्या। रोज़ मैं डीलिंग का काम करता हूँ मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता हूँ। रोज़ का ये एक बहुत बड़ा मुद्दा। और आप ये भी कह सकेंगे कि भाई डीलरों ने ही इस तरह का यहाँ पर ये जो बीच का काम है वो कराते हैं, लेकिन ये जो बीच का माहौल है इसका रास्ता क्या निकला है? क्योंकि प्रॉपर्टी का इंतकाल 90% हरियाणा का नहीं है, ऐसा यही तहसील ये भी कहता है। उसके बावजूद जैसे ही सौदा हो गया, अंदर जाते हैं DC साहब के, तहसीलदार साहब के सामने जाते हैं, तहसीलदार साहब पूछते हैं लेन देन हो गया, वो कहते हैं हाँ। अब उसके बाद कमी निकलती है रजिस्ट्री में। तो इसका क्या हाल होगा और क्या इसका ले लेते हैं? बड़ा गंभीर आरोप है सर। देखिए, इस तरह के आरोपों को लेकर ही हरियाणा सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत बार ये बात कह चुके हैं कि हम जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम करते हैं, और अगर करप्शन की एक भी शिकायत कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो रही है। रादर मैं ये कहूँगा, आज के दिन जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं वो ये कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा कार्रवाई हो रही है, गलती उतनी नहीं है। आप लोग, मैं पिछले 4 महीने से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, एक भी व्यक्ति ने आकर ये नहीं कहा है कि अमुक व्यक्ति मेरे से पैसे मांगता है। मैं आपको सार्वजनिक तौर पर इस मंच से भरोसा देता हूँ, अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ भी, किसी भी लेवल का कोई भी हो, उसके खिलाफ आप पैसे के लेन देन की आरोप लगाते हैं और अगर कोई मांगता है तो हम आपको उपलब्ध हैं, आप बताइए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और सरकार की तरफ से बिल्कुल क्लियर ये निर्देश हैं कि करप्शन को किसी भी तरह से टॉलरेट नहीं करेंगे। तो आप सामने आइए, मदद करिए और नाम बताइए, एविडेंस दीजिए, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। सर सवाल तो ये भी है ना, फिर आप एक नंबर जारी क्यों नहीं कर देते? तहसील के बाहर बोर्ड लगा दीजिए कि इस नंबर पे कोई पैसा मांगता है तो शिकायत करे वो। देखिए, विजिलेंस की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी इस तरह की पूरे निर्देश हैं। टेलीफोन नंबर सार्वजनिक स्थान पे हैं। नहीं तो तहसील के ऊपर अगर रोहतक की बात करें तो हमारे SDM ऑफिस भी हैं, वहाँ पर DC ऑफिस भी हैं, और बाकी जगह पर भी SDMs भी बैठते हैं। तो कभी भी अगर किसी को शिकायत हो तो हर रोज़ व्यक्ति हमसे आके मिलते हैं। कोई भी इस तरह की गंभीर शिकायत आएगी तो गंभीरता से उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी, और कोई सवाल? जी, एक और सवाल ले लेते हैं। बात से रिलेटेड एक सवाल ये है कि जो रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो पूरे हरियाणा में 200 या 250 रुपये है, सांपला तहसील में 1000 रुपये क्यों है इस चीज़ की? अगर कोई भी फीस जो सरकार लेती है उसकी आपको बाकायदा रसीद वापस मिलती है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन की बात आती है। हर जिले में 200 या 250, और रोहतक सांपला वालों को ऐसा क्या विशेषाधिकार दे दिया उसमें? मुझे रजिस्ट्रेशन फीस की जहाँ तक बात है, वो जो अमाउंट होता है पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का, उसके ऊपर डिसाइड होती है।
बट आपने पहली बार ये बताया है, मेरे नोटिस में लेकर आए हैं। कंप्यूटर की जो फीस होती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ तो सर। ये DITS एक हमारी सोसाइटी है जिसके माध्यम से हम मैन पावर प्रोवाइड करवाते हैं और उस मैन पावर को फीस देनी होती है और बाकी उसके ऊपर खर्चा होता है। इस बात की फीस ली जाती होगी, लेकिन अगर कोई भी रसीद आपको दे रहा है तो इसका मतलब वो पैसा सरकार के पास में जा रहा है और आप लोगों की सुविधा के लिए ही वो इस्तेमाल होता है। पहली बार ये आपने मुझे बताया है, मैं इसको जरूर नज़दीक से देखना चाहूँगा कि क्यों फीस ले रहे हैं इतनी, और अगर उसको रैशनलाइज हम कर सकते हैं तो रैशनलाइज करने की कोशिश करें। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि इंडिया न्यूज़ हरियाणा भी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाता है, उन सरोकारों को दिखाता है, लेकिन बुजुर्गों को लेकर खास तौर से, क्योंकि आजकल की जो परंपरा है वो शहरी से और ग्रामीण क्षेत्र तक इस तरह की हो गई है कि अपने बुजुर्गों का युवा साथ छोड़ रहे हैं। उसको लेकर आपके किस तरह की पहल है और किस तरह, चूंकि आप कानून और नियमों के साथ में भी बंधे हुए हैं, तो कानूनी तौर पर किस तरह की कार्रवाई उसमें हो और सामाजिक तौर पर किस तरह की अपील आपकी है? हरियाणा अगर अपनी किसी बात पर हमेशा से गौरव करता रहा है तो वो ये थी कि हम अपने सभी लोगों का आतिथ्य सत्कार हमारा विश्व भर में प्रसिद्ध रहा है और हम अपने बुजुर्गों का, अपने माँ बाप का ख्याल किसी से भी ज़्यादा बेहतर ढंग से करते रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले कुछ समय से देखने में आया है कि बुजुर्गों का ख्याल बच्चे ठीक से नहीं कर पा रहे हैं और ये शहर में नहीं, गाँव के अंदर भी ये समस्या आ गई है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए 2000 तो वो किसी हमारे जो SDM साहिबान हैं उनकी अध्यक्षता में ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं, वहाँ पर एक सिंपल कागज़ पर भी एप्लीकेशन दे देंगे तो उनको मेंटेनेंस, गुजारा भत्ता भी उनको मिलेगा बच्चों से। और अगर उनकी प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा कर लिया है, कई बार ये देखने में आया है कि अगर आपने ज़मीन अपने बच्चों के नाम करा दी तो उसके बाद वो उसका ख्याल नहीं रखते हैं, तो ये ज़मीन वापस माँ बाप को, बुजुर्ग को दी जा सकती है। या कई बार उसको घर से निकाल देते हैं, बुजुर्ग बाहर भटकते रहते हैं, बेटा बहू अंदर घर पर कब्जा कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में उस बुजुर्ग को वापस उसका मकान दिलाया जा सकता है। तो ये कानून है और इस पर हमने काफ़ी निर्णय भी पीछे यहाँ पर हुए हैं और मैं ये आह्वान भी करता हूँ। मैंने SP साहब से भी ये रिक्वेस्ट की थी कि बुजुर्ग लोग हैं, माँ बाप हैं, सबसे पहले वो थानों में जाकर वहाँ से मदद मांगते हैं। तो जब भी इस तरह के कोई व्यक्ति आते हैं तो उनको SDM साहिबान के पास भेजें, हमारे पास भेजें, ताकि हम उनके मामले का संज्ञान लेकर उनको मदद पहुंचा सके। तो सबसे पहले तो हमें अपने माँ बाप का, बुजुर्गों का ख्याल रखना चाहिए, इस बात का मैं आह्वान करता हूं। लेकिन अगर कोई बच्चे अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते हैं तो वो हमारे पास आएँ और हम कानून के बल पर जो उनकी मदद के लिए बनाया गया है उनकी मदद करेंगे और पूरी मदद करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि जनता के सवाल हम ले ही रहे हैं। हमारे साथ चूंकि मैनेजिंग एडिटर हैं सुंदर सोलंकी, कुछ सवाल करना चाह रहे हैं खुद भी। सर की ये बड़ी अच्छी बात है, पूरा प्रदेश सुन रहा है और रोहतक के मौजूद लोग भी यहाँ बैठे हैं। ये एक शानदार अपील है और इंडिया न्यूज़ हरियाणा भी इस अपील में एक हिस्सेदारी चाहता है कि जो अपने बुज़ुर्ग हैं, जिनसे हम लोगों का जीवन होता है, और उन लोगों को हम अगर इस तरह से छोड़ देंगे तो हमारा समाज निश्चित रूप से एक ऐसी दिशा में जाएगा जो हम सब के लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो इंडिया न्यूज़ भी अपील करता है प्रशासन के साथ, रोहतक प्रशासन के साथ, कि हम अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करें और उनके साथ कोई भी दिक्कत हो तो निश्चित रूप से हम सबको मदद करनी चाहिए। SP साहब, एक सवाल आपसे है कि लगातार जिस तरह से बात होती है, सरकार कहती है कि मानवीय चेहरा बनाना है पुलिस का, पुलिस मित्र भी आप बना रहे हैं, लेकिन अभी भी ये हमारे पास इस तरह की खबरें आती हैं, इस तरह की बात आती है कि आम आदमी को अब भी पुलिस स्टेशन में जाने से डर लगता है। वो जो स्थिति है, जो एक शरीफ आदमी है, उसको अपनापन या एक ऐसी भावना आए कि उसे अपनी दिक्कत बताने में खौफ महसूस ना हो, जबकि उल्टा होता है, अपराधी नहीं डरता है। इस तरह की बात आती है। इस दिशा में रोहतक पुलिस क्या कर रही है? देखिए, इस दिशा में रोहतक पुलिस काफ़ी प्रयास कर रही है। जैसे आपने बताया कि हर पुलिस थाने में एक मित्र कक्ष है, उसमें आप जाएंगे तो उसका माहौल बिल्कुल बहुत ही एक कॉर्डियल इन्वायरमेंट में आप कोई भी व्यक्ति जाके अपनी समस्या वहाँ पर रख सकता है जी। इसके अलावा हमने ये इंश्योर किया है कि जो भी कंप्लेंट्स हैं वो ऑनलाइन व्यक्ति दे सकता है, तो बिना टच पॉइंट के व्यक्ति अपनी सारी कंप्लेंट्स ऑनलाइन दे पाता है। सारी कंप्लेंट्स की ट्रैकिंग उनको ऑटोमेटिकली मिल जाती है। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि किसी व्यक्ति को अननेसेसरी हरासमेंट ना हो। और इसके अलावा हम सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं पुलिसकर्मियों को, जो पुलिसकर्मियों का जिनके व्यवहार में कुछ कमी पाई गई है उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरह से आपको सिटीजन्स के सामने, किसी शिकायतकर्ता के सामने प्रस्तुत होना है, कैसे उनकी शिकायत सुननी है और कैसे उसको इंश्योर करना है कि वो एक
अच्छा महसूस करते हुए वहाँ से जाए। बिल्कुल, चलिए, चूंकि हमारे साथ में डीसी यशपाल यादव और एसपी उदय सिंह मीना जी जुड़े, और चूंकि रोहतक के तमाम उन मुद्दों पर बात हुई, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे इसके साथ साथ में डेवलपमेंट की बात हो, और एक डीसी साहब की तरफ से खासतौर से बुजुर्गों को लेकर जो अपील की गई वो एक बेहतर कदम उसे आगे माना जा रहा है कि उस पर आगे काम हो, और इंडिया न्यूज़ हरियाणा भी इस मुहिम में उनके साथ है। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। थैंक यू। एसोसिएट स्पॉन्सर निखार डिटर्जेंट पाउडर, जैसा नाम वैसा काम। एसोसिएट स्पॉन्सर संस्कारम ग्रुप ऑफ स्कूल्स झज्जर। एजुकेशन पार्टनर संस्कारम वेटनरी कॉलेज पटौदा, झज्जर बेस्ट कॉलेज इन दिल्ली एनसीआर। ऑटोमोबाइल पार्टनर रंश मोटर्स, रोहतक, बहादुरगढ़।